जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा में से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7। अब तक हमारी जो स्पीड बनी हुई है मैथ्स के सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छी रही है। बस वो शुरुआत के दिनों में कुछ 7-8 दिन का गैप हुआ था ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़। तो अभी वो सब ठीक है। तो आई होप कि ये जो स्पीड है ऐसे ही लगभग 4-5 महीने तक बनी रहे ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो सके। और जैसे आप सबको पता है कि अभी 2021 के एंडिंग में एनआरए-सीईटी लॉन्च होने वाला है। क्या एनआरए-सीईटी मतलब इंडिया में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स मतलब नए-नए करके भी 60 टू 70% गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसके थ्रू कंडक्ट कराए जाएँगे। किसके थ्रू? एनआरए-सीईटी के थ्रू। ओके, तो अभी आपको जो अपनी प्रिपरेशन की अप्रोच है उसको बरोबर रखनी है। बस उसमें क्या रखना है आपको, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, मतलब एसएससी के, बैंकिंग के और रेलवे के तीनों को कंबाइन कर लेना है आपको, क्योंकि ये जो एनआरए-सीईटी है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। समझ गए? एनआरए-सीईटी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे का कॉम्बिनेशन है। तो आप, क्योंकि इसका अभी तक कोई डेमो पेपर नहीं हुआ है, तो हमको अंदाजा भी नहीं कि क्वेश्चन पेपर कैसा बन के आएगा। बट जो प्री का लेवल होगा उसमें हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी सिलेबस होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, वो है एसएससी। अगर आप लोग एसएससी के सिलेबस को पूरा कवर करते हैं, शायद से सिर्फ 1-2 चैप्टर अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे कि अपना होता है सेट होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, तो शायद अगर ये 1-2 चैप्टर अगर वो बढ़ा देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हम लोग बाद में एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। बट अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आपको पूरा 100% देके पढ़ना है, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी है। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 98 तक पहुंचे थे, आज शायद क्वेश्चन नंबर 100 को क्रॉस करने के बाद हम लोग 120 तक पहुंच सके, क्योंकि सब अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस है और यहाँ हमको 200 तक जाना है। देखो गाइस, आपने ये जो 200 क्वेश्चंस है वो आपने देखो, अभी पार्ट से मतलब ये रेशियो का 7th वीडियो है। अभी मे बी आई थिंक सो कि अगर शायद से इसके ना अभी 4 वीडियो और बने 200 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, बेसिक से सिखाने के लिए। बट जब बेसिक खत्म होगा, जैसे मैंने क्या बोला है कि मैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो उसमें जो पहला चैप्टर मैंने आपको सिखाया था वो क्या था? नंबर सिस्टम था। तो नंबर सिस्टम में प्योर 200 क्वेश्चंस, प्योर 200 क्वेश्चंस कहाँ से लेके कहाँ तक? 2007 से लेके 2021 मतलब 7 फेब 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो वो 200 क्वेश्चन है और वो 200 क्वेश्चन की केवल एक सिंगल वीडियो बनेगी। क्या बनेगी? केवल एक सिंगल वीडियो। ओके, यहाँ पे जहाँ पे आपको 10-11 पार्ट्स में 200 क्वेश्चन मिल रहा है, वहां पे केवल एक सिंगल वीडियो बनेगी। मेरे को भी नहीं पता कि वो वीडियो कितनी लंबी होगी, बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपको ये 200 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन वैसे नहीं जो डाइजेस्ट, टारगेट या अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में दी हुई है, सॉल्यूशन भी वैसे कि एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आया तो हम लोग फटाक से उसको टैग मतलब निकाल सके। टैकल करना उसको क्या हो, सिंपल हो। क्योंकि अगर आपको मैं बोलूँ ना, मैंने सीरियसली हर एक पब्लिकेशन की बुक देखी है और किसी पब्लिकेशन के अंदर ऐसा सॉल्यूशन नहीं नहीं दिया कि वो एग्जाम में आपका टाइम सेव कर सके। एकदम डीप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डीप एक्सप्लेनेशन जरूरी है, बट उसके साथ में एक शॉर्ट भी जरूरी है, ताकि इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे कर सकते हैं। क्या सारे क्वेश्चंस को डीप में सॉल्व करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमने कितने सारे क्वेश्चंस में ये भी देखा है कि बाय ऑप्शंस भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा अप्रोच किसी बुक में नहीं मिल सकता। आज के टाइम पे तो वैसी बुक बनी नहीं है कि बाय ऑप्शंस आपको अप्रोच मिले। समझ गए? तो अगर आपको 200 क्वेश्चन देखना है तो आप सब मुझको ना वीडियो में एक चीज बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 200 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, ये आपको लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए? ओके, अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको रिकॉर्डेड ही चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या बच्चे हमारे पास बहुत कम है, तो शायद से उसमें ज्यादातर बच्चे एसएससी के और कम बच्चे के हो सीडीएस के हो। तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करवा दूंगा, बस उसको बैठ के देखना वो आपका काम है। और ये वीडियो एसएससी के बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि सीडीएस का लेवल एसएससी से कम नहीं होता। ये सोचने की गलती मत करो कि सीडीएस और एसएससी आपस में दोनों को टक्कर देते, क्योंकि सीडीएस का पेपर सेट करता है यूपीएससी। समझे? और यूपीएससी एक अच्छा खासा जाना माना एग्जाम है। ओके, सो बहुत हो गई बातें, तो चलते हम लोग लेक्चर के ऊपर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 99। आई होप आप सबने उसका आंसर अच्छे से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन नंबर 99, इसका जो आधा पार्ट है ना वो हम सबने एक क्वेश्चन में देखा हुआ है।
देखो क्या लिखा हुआ है, 15,000, रुको मैं हाईलाइटर निकाल लेता हूँ, 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिया जाए तो उनकी राशि 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाएगी। A sum of 15,525 is divided among Sunil, Anil and Zamil such that if 22 rupees, 35 rupees and 48 rupees be diminished from their shares respectively, their remaining sum shall be in the ratio of 7, 10 and 13. What would be have been the ratio of their sum if 16, 77 and 37 respectively were added to their original shares? इसका मतलब क्या, ये कब का अनुपात है जब हमने उनके रुपयों में से 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए निकाल दिए थे। ओके, यदि उनके मूल हिस्सों के क्रमशः 16, 77 और 37 को जोड़ दिए जाते तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। मूल हिस्सों का मतलब क्या है, पहले तो ये आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो का मतलब क्या, इन सबका सम आपको इस 1525 में से माइनस करना होगा। ये हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको एक का मान मिलेगा उससे 7, 10, 13 का मान निकालना है। फिर उसके बाद में जो वैल्यू मिलेगी उसके अंदर 16 नहीं, उसके अंदर पहले 22, 35 और 48 आपको प्लस करना है, ताकि आपको वो लोग का मूल राशि मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था पहले का वो आपको मिले। फिर उस ओरिजिनल प्राइस में आपको 16, 77 और 37 जोड़ देना है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं होगा, इसको हमको सॉल्व भी करना होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुनील, अनिल और जमील। ओके देखो, सुनील कितना दिया हुआ है, 7, 10, अनिल 13 और जमील, अनिल 10 और जमील 13। ओके, तो इनमें से कितना कितना रुपए माइनस किया गया है, 22, 35 और 48। ओके देखो, अभी इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 8, 5, 13, 2, 15, फिर उसके बाद 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 मतलब 105। तो देखो ये 15,525 इन सब में डिवाइड किया गया, फिर उसमें से इन इन सब के पास से 22, 35 और 48 रुपए निकाल लिए गए। मतलब टोटल सम में से तो 105 ही रुपए कम हुए ना। मतलब 15,525 में से कितने रुपए गए, 15,525 में से 105 रुपए कम हुए। तो इस मतलब तो ओरिजिनल प्राइस कितना रह गया अब, 15,420 रुपया। मतलब ये जो रेशियो में इनके पास बांटा हुआ है वो क्या है, वो 15,420 रुपए इनको बांटा गया है रियल में। तो 7, 10, 13 इन तीनों का सम कितना होता है, 30 होता है। मतलब 30 का मतलब यहाँ पे क्या है, 30 मतलब 15,420। तो ये 3 से जाएगा, तो एक का मान 3, 5, 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब एक का मान मेरे को कितना मिल गया, 514। तो यहाँ पे 7 का मान मेरे को कितना मिल जाएगा, 514 इंटू 7 मतलब 7 चौक 28, कैरी 2, 7 एकम 7, 2, 9 और 7 पच्चे 35 मतलब 3598। ओके 3598 मेरे को क्या मिलेगा, 7 का मान मिल गया। फिर उसके बाद में जब मैं ये देखो मेरा 7 नहीं, रुको इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, आप लोग ना साथ में लिखते रहो कि यही एक बोर्ड है, क्योंकि इसके बाद में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहीं पे जो भी लिखा है मैं इसको मिटा दूंगा अगर जगह कम पड़ी दोगे। तो यहाँ पे क्या मेरे को 10 का मान क्या मिल जाएगा, 5,140 और 13 का मान मेरे को कितना मिल जाएगा, 514 इंटू 13। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5140 प्लस 514 इंटू 3, 4 3 12, कैरी 1, 3 एकम 3 1 4 और 5 3 15। तो 1542, 2 4 4 8, 5 1 6 6, 5 1 6 और 5 1 6 मतलब 6682। 13 का मान कितना मिलेगा मेरे को, 6682। अब ये मैंने ऐसा कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 13 को क्या लिखा, 10 + 3 लिखा। मैंने फिर 514 का मल्टीप्लाई पहले 10 में किया मतलब ये, फिर उसके बाद में 514 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 3 में किया मतलब ये। तो मेरे को क्या मिल गया, 6682 मिल गया। 13 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि शॉर्टकट ले लो। ओके, तो ये 3 वैल्यूज मिल गई, वो तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख लो।
3598, उसके बाद में क्या है 51406682। ओके, तो मैं ऊपर का क्या कर रहा हूँ, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से एक एक्स्ट्रा बोर्ड लगा के रखने वाला हूँ बड़े क्वेश्चंस के लिए। देखो अभी यहाँ पे एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को 154, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 3598 5140 और 6682। ये इनका क्या है, ये इतना रुपया इनको मिला है अभी, इतना रुपया इनको मिला है, ये 15,420 का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी इसमें क्या है, ये लोग के पास 150 रुपये कम है, तो इनके पास क्या करना है, हमको 22 रुपया ऐड करना है। मतलब जितना रुपया निकला था उतना रुपया इनके पास में क्या कर रहा है, जोड़ना है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सुनील है, ये मेरा अनिल है और ये मेरा जमील है। तो सुनील के पास से 22 रुपए निकाले गए थे, अनिल के पास से 35 और जमील के पास से 48। और इनको जोड़ने के बाद में क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने के बाद में क्या मिल जाएगा, 8 2 10 कैरी 1 9 9 1 10 2 12 कैरी 1 3620 रेशियो 5175 रेशियो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 2 10 कैरी 1 8 4 12 1 13 कैरी 1 7 6 7 3 0। ओके, ये इनका क्या मिल गया, ये इनका ओरिजिनल अमाउंट मिल गया, मतलब 15,525 का ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना हुआ था, 3,620, 5,175 और 6,730 रुपया। बट हमको क्या पूछा गया, यदि उनके मूल हिस्सों में, यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपए 77 और 37 रुपए को जोड़ दिया जाए तो उनके राशि का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये इसको ऐड कर देना है, किसको, 16 रुपए को, 77 को और 37 को ऐड कर देना उनके ओरिजिनल राशि में। फिर इसका रेशियो निकालना है। देखो 6:3:6:3 रेशियो, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 5, वेट वेट 7 5 12 कैरी 1 7 7 14 15 कैरी 1 5 2 5 2 रेशियो 6 7 3 7। ओके, देखो अभी ये हमको मिल गया। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक चीज सिखाया था 101 मल्टीप्लीकेशन वाला। अगर मैं 36 को ऐसे लिखूं 3600, क्या लिखूं 3600 प्लस 36, और मैं इसमें से 36 कॉमन निकाल लूं तो 100 + 1, और यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा 36 × 101 ना। तो यहाँ पे मतलब तो मेरे को हर जगह क्या मिल जाएगा 36 × 101, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 52 × 101, और यहाँ पे 67, यहाँ पे 6 आएगा 67 × 101। तो 101 101 101 कैंसिल, तो रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को, रिक्वायर्ड रेशियो 36 52 और 67, ये मेरा नया रेशियो मेरे को मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। इरेजर कहाँ गया, ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। समझ गए, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, बस बाकी क्वेश्चन में दम तो नहीं था क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में कार्य रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। ओके, तो चलो, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईएमपी है, तो इसको लीव करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। इसको अच्छे से अपने बुक के ऊपर क्वेश्चन भी लिखो और सॉल्यूशन भी लिखो। अगर इसका प्रिंट नहीं मारने वाले हो तो, क्योंकि आपको डेली क्वेश्चंस की पीडीएफ तो मिल जाती, अगर प्रिंट मार रहा है जो बच्चा उसको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे को 2 बच्चों ने अपने नोट्स के फोटो निकाल कर सेंड किए थे और उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चंस, अरे यार कहाँ गया, और उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चंस लिखे थे, प्रॉपर क्वेश्चंस, मतलब कि जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चंस और ऑप्शंस अपने नोट्स में लिखे थे।
ओके, तो अगर आप लोग प्रिंट निकाल रहे हो तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, केवल लिखो क्वेश्चन नंबर 100 बस। ओके, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाईलाइटर कहाँ है मेरा। एक कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी इज अ क्यूब ऑफ द फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी। तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करे। समझ गए। चलो क्वेश्चन इतना टफ नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो हाइलाइटर कहाँ निकल जाता है भाई, बड़ा हो गया बहुत। देखो क्या बोला गया है, मैं पुरुष को मेल और महिला को फीमेल लिख देता हूँ। इनका अनुपात कितना दिया गया है, 7:6। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है दोनों का सम मेरे को बताना है कि कितने लोग काम करते हैं। तो एक की वैल्यू पता होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, पुरुष कर्मचारी वह संख्या है जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर्स, फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और मैंने प्राइम नंबर क्या बताया आपको, गलती से 1, 2, 3 और 5 मत लिख देना, क्योंकि एक मेरा प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2, 3, 5, इसके बाद क्या आएगा मेरा 7। तो ये है मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझे, इसका क्यूब मतलब 7 का मान कितना दिया हुआ है, 7 का क्यूब। देखो इसको अभी काटने की जरूरत नहीं है, वो क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे 7 का मान कितना दिया, 7 का क्यूब। और इसका क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रेशियो के फॉर्म में कितने लोग हैं, 13 लोग, 7 और 6 13। तो आपको 7 का मान कितना दिया, 7 का क्यूब। तो आपको 13 का मान निकालना है, मतलब 7 का क्यूब बटा 7 इंटू 13। तो यहाँ से एक से एक जाएगा तो 7 का स्क्वायर, तो 13 इंटू कितना मिल जाएगा आपको, 49 इंटू 13। अब जो नालायक होगा वो इसको यहाँ पे सॉल्व करने बैठेगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना, मैं इसका देखूंगा क्या, यूनिट डिजिट 9×3 = 27, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 7 आएगा। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, 637 इसका आंसर होगा। क्या, 637। देखो एग्जाम में यही चीजें आपका समय बचाती है। अगर आपने इसको भी सॉल्व किया और आपने आंसर निकाला तो मतलब यू आर फूल। और ऑनलाइन एजुकेशन है ना, मैं आपको बोलूँ ना, आज सुबह सुबह सीजीएल टायर 3 का कट ऑफ आया था 2018 वालों का। उसका कट ऑफ गया है 700 आउट ऑफ 605, मतलब अप्रोक्स 85%। मतलब कि जो कंपटीशन है फ्यूचर में बहुत हाई है। तो सॉल्यूशन लंबा लंबा करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन के बीच में गापची मारनी पड़ेगी। और ये जो एसएससी सीजीएल भी है, ये 2022 से जाएगा एनआरए सीईटी के पास। किसके पास, एनआरए सीईटी के पास चला जाएगा। ओके, और होप सो ऐसा कर सकते कि ये भर्ती जल्दी जल्दी क्लियर करवाए, नहीं तो 3 साल के जैसा ये भी लटका देगी। ओके, सो ये क्वेश्चन इतना ही है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 101, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 क्रॉस कर लिया है और 100 क्वेश्चन और बाकी है। तो उनको भी जल्दी हम लोग क्रॉस कर लेंगे, बस धीरे धीरे चलते रहो, कछुए की चाल, जल्दी जीतोगे। चलो सॉल्यूशन, एक बड़ा सा हाथी खाने को समय लगता है, एक बार में उसको खा नहीं पाओगे। छोटे 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 पीसेस में अगर कट करके खाओगे तो जरूर खा लोगे उसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है, अ टॉय सेलर हैज अ वाइट पिंक, हाईलाइटर कहाँ गया, हाईलाइटर, अ टॉय सेलर हैज अ
येलो कलर, white, pink and blue balls in the ratio of 3, 7 and 11. The number of pink balls is more than the number of white balls. हिंदी में क्या बोल रहा है? एक खिलौना बेचने वाले के पास सफेद, गुलाबी तथा नीली गेंद है 3, 7, 11 के अनुपात में। गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से वह संख्या से अधिक है। देखो जहां पे अधिक और कम की बात है वहां पे किसकी बात करता है? वो डिफरेंस की। जब भी वो बोलेगी ये रेशियो या इसकी संख्या उससे इतनी कम या इतनी ज्यादा है, मतलब वो उन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहा है। बस रेशियो में कम और ज्यादा का एक ही मतलब होता है, वो होता है अंतर। ओके, जो कि मतलब उस संख्या से अधिक है जो कि 6 और 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मतलब जो 6 और 8 का मल्टीपल है। तो अभी सब लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, सर यहाँ पे दिया तो नहीं, क्योंकि 6 और 8 का तो बहुत सारा मल्टीपल होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत तो करते हैं। देखो अरे पीला पेन ही है क्या? इसीलिए तो नहीं दिख रहा था। फिर से वही कलर। देखो क्या दिया गया? व्हाइट, पिंक एंड ब्लू। कितना रेशियो दिया गया है? 3:7:11। और क्या बोला गया है? गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से अधिक है। कितनी अधिक है? जो कि 6 और 8 का मल्टीपल है। ये इससे कितना अधिक है? 4। तब 6 और 8 के मल्टीपल देखने जाए तो बहुत सारे होंगे। सबसे पहला मल्टीपल जो उनका होगा एलसीएम, मतलब 24। 6 और 8 का मतलब जो संख्या 6 और 8 दोनों से भाग जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 24 है। फिर उसके बाद आएगा 48। तो ऐसे अनंत नंबर है, मतलब इन्फिनिटी तक नंबर है। तो हम लोग कौन सा नंबर ले? अरे बाबा पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। न्यूनतम गेंदों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे बोल दिया गया कितना? न्यूनतम गेंदों की संख्या। अगर गेंदों की संख्या कम होनी चाहिए तो जो एलसीएम लेंगे हम लोग, जो मल्टीपल लेंगे, वो भी तो न्यूनतम होना चाहिए, वो भी तो लीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 और 8 का मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा? 24 आएगा उनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 और 8 इक्वल्स टू 24। देखो अगर एग्जाम में कभी आपको ये न्यूनतम भी ना दिया और यहाँ पे पूछ लिया होता कि गेंदों की संख्या क्या होगी, तो आपको वहां पे मान के चलना है कि आप वहां पे आपको एलसीएम ही लेना था या एलसीएम ही लेना है। अगर ये तो न्यूनतम ये लोग ने हिंट दिया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो शायद बच्चे क्वेश्चन को रॉन्ग बोलते थे, बट वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। वहां पे न्यूनतम हाइट होता है, क्योंकि उसका अगर हम लोग बड़े से बड़ा नंबर देंगे तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो 6 और 8 का मल्टीपल। बट जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या हमारा 24 है, जो 6 और 8 दोनों से भाग जाता है। तो इन्फिनिटी का आंसर तो 4 ऑप्शन में फिट बैठने वाला नहीं है। उसके लिए हमको एक मिनिमम अमाउंट का ही नंबर चाहिए होगा, तो वहां पे वो एलसीएम को अज्यूम करके रखना कि अगर नहीं बोला रहा तो हमको एलसीएम ही निकालना है वहां पे। हो गया? तो यहाँ पे मेरे को 4 का मतलब कितना मिल जाएगा? 24। ओके, 4 का मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 24। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 6। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि न्यूनतम गेंदों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम गेंदों की संख्या, इनका टोटल सम कितना होगा? 7 3 10 11 21। तो 21 की संख्या कितनी होगी? मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स 6 इंटू 21 मतलब 126। मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, 126। आप लोग वैसे यहाँ पे 21 से आप लोग ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्या होगा? 21 का मल्टीपल होगा। बट अगर एक से ज्यादा मल्टीपल रहते तो वहां पे आपको कंफ्यूज होते। तो इतना सा क्वेश्चन इसको सॉल्व करके ले लेते आप। ओके चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 102। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आपका नया टाइप यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। तो नया टाइप डाल लो और ऐसा टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो शायद से आज पॉसिबली हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस देख पाए इसके अंदर। तो इस टाइप का नाम क्या है लिख लो? जब रेशियो का अंतर
रेशियो का अंतर बराबर हो, रेशियो का अंतर बराबर हो और दोनों रेशियो और दोनों रेशियो सेम संख्या से बढ़े, दोनों रेशियो सेम संख्या से बढ़े। देखो आपका काम है समझना, अभी हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज में लिख लो, मैंने जैसा लिखा मैंने आपको बता दिया। ओके चलो सॉल्यूशन, मेन चीज है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड होना बस। देखो क्या बोला गया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 the ratio becomes 5:7, the smaller number is the smaller number is। इसका मतलब क्या बोला गया, दो संख्या दी गई है, मैंने संख्या क्या मान ली, चलो दो संख्या 3:5 दी गई है, इनके अनुपात में तो यदि प्रत्येक संख्या को 10 की वृद्धि से बढ़ाया जाए, इन मतलब 3 और 5 में क्या हुई 10 की वृद्धि हुई, तो इनका अनुपात 5 और 7 बन गया, तो छोटी संख्या क्या है। देखो इनको सॉल्व करने का बेसिक, सबसे बेसिक क्या है, आप लोग x मान के जो करते हो, जिन्होंने कभी भी पहले मैथ्स पढ़ के रखा है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम देकर रखते तो वो उसके सॉल्व करने का क्वेश्चन का सबसे पहला तरीका ये होता है 3x + 10 डिवाइडेड बाय 5x + 10। उसने 3x और 5x में क्या की 10 की वृद्धि की, मतलब दोनों में 10 इंक्रीज किया, तो उनका नया रेशियो क्या बन जाएगा 5:7। मतलब यहाँ पे उसको लिख देगा 21x + 70 = 25x + 50। तो ये 50 वहां जाएगा और 21x यहाँ पे आएगा, तो उसको कितना मिल जाएगा 4x = 20, मतलब x का मान उसको मिल जाएगा 5। और उससे पूछा गया छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है मेरी 3, मतलब 3x की वैल्यू उसको निकालनी होगी, तो 3x की वैल्यू कितनी, 3 × 5 मतलब 15। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। ओके फिर उसके बाद ये देखो, ऐसा जो मेथड है ना आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको एग्जाम में। ये मतलब ये मेथड आने का एक मतलब क्या होता है कि हाँ आपको ये तरीका मालूम है बस। अभी अगर आप लोग अभी तक इसका यूज करते तो उसको यूज करना वहीं से छोड़ दो। अब आते हैं नए वाले मेथड पे जो मुझको मेरे टीचर्स ने सिखाया था। वो वाला मेथड क्या था, यदि दो संख्या दी गई, क्या संख्या है वो 3:5 है, फिर उसके बाद वो संख्या क्या बन जाती है 5:7। देखो अगर इन ये जो संख्या मेरी बढ़ रही है, अगर इनका अंतर या डिफरेंस सेम हो तो ही आप ये जो 10 की वैल्यू दी हुई ना, तो आप उसको उस डिफरेंस के बराबर मान सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं बोलूँ आपको कि ये जो 3 है ये कितने से बढ़ रहा है 2 से, और ये 5 ये कितने से बढ़ रहा है 2 से, मतलब बराबर अंतर में इनका क्या हो रहा है डिफरेंस है, मतलब मेरा 3 भी 2 से बड़ा है और 5 भी 2 से बड़ा है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो जो बड़ी हुई संख्या है, जो संख्या बड़ी हुई है या घटी हुई है, आप उसको उस 2 के बराबर मान लो। 2 का मतलब कितना दे हुआ है 10, जब मेरी संख्या रेशियो में 2 से बढ़ी है और नंबर्स में कितने बढ़ी है 10 में, मतलब 2 का मान कितना है मेरा 10, तो 1 का मान कितना है 5। तो छोटी संख्या पूछी गई है 3, 3 का मतलब हो जाएगा 5 × 3 मतलब 15, कितना 15। समझ गए, ये है मेंटोस वाला मेथड। ये क्या है मेंटोस मेथड, और एग्जाम में यही करना है। एग्जाम में अगर ये भाजी पाला करके आए तो गारंटी कोई नहीं लेगा, ना आप ना एग्जामिनर ना वो मशीन जो ओएमआर शीट को साइन करने वाली है कि पेपर निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। आपको देखो अगर ऐसा मन में रहेगा ना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा हाँ मुझको आता है तो मैं उसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करूंगा। एग्जाम में आता है सबके मन में, जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था ना तो मेरे मन में भी था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो जो मेरे को आ रहा है ना मैं उसको रफ पेज में ना पूरा सॉल्व करूं, स्टेप 1 से लेके स्टेप 10-12 जितना रहता है वो मैं पूरा स्टेप लिखूं उसके अंदर। आना तो आंसर ही है, चाहे मैं 15 इससे निकालू या 15 में इससे निकालू, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आना तो लास्ट में 15 है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ये वाला मेथड करना ही मत। करना है तो केवल क्या ये वाला मेथड, मैं ये इसको नहीं हटाऊंगा, एक काटा हुआ रहेगा ताकि जब इसका पीडीएफ मिले तो आपको मालूम पड़े कि कौन सा मेथड नहीं करना है। ओके चलो अब देखो, अब एक आता है एलिमिनेशन मेथड, इसके अंदर कैसे काम करेगा। मतलब आपको अगर सॉल्व भी नहीं करना है और टाइम बहुत कम बचा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया 3:5 के अनुपात में है, यदि संख्या 10 से बढ़ती है तो
अनुपात कितना होगा, 5:7 होगा। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या देखो जब भी संख्या पूछे तो जो संख्या गिवन है ना उसमें से ही बताना है आपको, उसमें से ही बताना है आपको। जब तक आप नया रेशियो नहीं निकालते, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे और रेशियो जूना वाला ही है, तो जो रेशियो दिया गया मतलब जो नंबर्स दिए गए हैं जूना रेशियो, उसमें से क्या पूछा उसने, छोटी संख्या का, छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या मेरी क्या 3 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, वो मेरा क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे इन्होंने चालाकी की है। चलो ए तो नहीं है, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन बी और डी, मतलब ऑप्शन बी सी डी तीनों के 3 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से जाना बेकार होगा, एलिमिनेशन। हाँ अगर बी भी नहीं होता ऑप्शन लग बाय चांस, बी भी नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे कि बी और सी और डी में हम लोग तुक्का मार सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर आज का चालाक हो गया, अब के टाइम पे तो चारों ऑप्शन मल्टीपल देता है वो, बोलते खेलो कितना छोटा करने की कोशिश करोगे तुम लोग, मैं छोटा करने नहीं दूंगा तुम लोगों को, समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर पढ़ो और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कहां पर, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019, जब कोरोना नहीं था, उससे एक उसके पिछले साल। ओके सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या है मेरा, दो संख्याएं दी हुई है, उसने क्या 3 और 4 दी हुई है, यदि उनमें से प्रत्येक को 30 पर बढ़ाने पर, क्या 30 पर बढ़ाने पर अनुपात कितना बन जाता है उसका, 9:10, 9:10। उसने कितना बढ़ाया 30 बढ़ाया, बट रेशियो में कितना बढ़ा है वो 6 से बढ़ा है, इसमें कितना बढ़ा है वो 6 से बढ़ा, मतलब 6 का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, मतलब 1 का मान कितना मिल जाएगा उसको 5। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग मतलब ये वाली संख्या लेनी है जो दी हुई थी संख्या, जूनी ओल्ड संख्या 7 है। अब देखो अब यहाँ के ऑप्शंस में खास बात क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर एक चीज से चूक गया, उसने 7 का मतलब उसने संख्याओं का योग पूछा जो कि 7 है, मतलब मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा ना, तो उसने बाकी के 3 ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं दिया, केवल एक ऑप्शन उसने 7 का मल्टीपल दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उसने 7 का मल्टीपल दिया, तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। मेरे को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 का मान 5 मतलब, तो 7 का मान 5 इंटू 7 मतलब 35, समझ गए, इनका योग कितना आ गया, यानी कि सम 35 मिल गया मेरे को। ओके ऐसा लग बार 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 नहीं आता, सिर्फ किसी किसी क्वेश्चन में लगता है ये लग। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 104, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। अभी तक हम लोग केवल 2 का पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ गया 3 का, 3 वाला आ गया। देखो सॉल्यूशन किसका आ गया, अभी 3 वाला आ गया। 3 में क्या बोल रहा है ये, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 में है, उन कक्षाओं के, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। देखो यहाँ पे 3 क्लासेस है ए बी सी, और उनका रेशियो क्या दिया गया 4 6 और 9, और हर एक क्लास में 12-12 नए बच्चों को भेज दिया गया, तो उनका रेशियो क्या होगा बढ़ जाएगा, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ गई तो रेशियो चेंज, मतलब 7 9 और 12 क्या हुआ उनका नया रेशियो हो गया। ओके तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, वृद्धि से पहले मतलब वो इसका टोटल सम पूछ रहा है, इसका टोटल सम पूछ रहा है। देखो अब इसका टोटल सम पूछा उसने, तो एक यहाँ पे चांस लेके देखते हैं हम लोग, सॉल्व नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते, तो यहाँ पे देखो क्या है 6 4 10 9 19, 6 4 10 9 19, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल रहा होगा, जाहिर सी बात है मेरा जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल रहा होगा ना, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, वो 19 का मल्टीपल होगा। तो मेरे को 19 का मल्टीपल लिखना भी है। देखो ये तो 19 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है, बट एग्जामिनर खेल गया, उसने 2 ऑप्शन तो 19 के मल्टीपल दे दिए,
बट आपने 2 ऑप्शन तो निकाल देना, आप 50-50 तक तो पहुंच गए ना, 50-50 तक तो आप पहुंच गए कि ऑप्शन बी होगा नहीं तो डी होगा। देखो यही होता है प्रैक्टिकल अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप लोग इतना भी कर पा रहे हो ना, मेरी बात मानो कि आप लोग मैथ्स एकदम अच्छे से पढ़ने लग गए हो। अगर एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर वो यहाँ तक पहुंच जाता है इस मेथड तक कि वो एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन जो मेथड है ना वो आना बहुत बड़ी बात है। एलिमिनेशन मेथड के लिए ना एक ढेर सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन है ये मेरा आंसर है तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे उसके आंसर, किसी किसी कीमत पर नहीं होंगे। बच गया ये दोनों, अगर वो 2 ऑप्शन है तो बच्चा अगर थोड़ा और होशियार है तो वो उसको टैकल कर लेगा, समझ गया, वो उसको टैकल कर लेगा। तो अभी हम लोग इसको टैकल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, आंसर चाहिए। देखो क्या बोला गया, रेशियो कितना दिया गया था, 4:6:9। ये जी क्यों बन गया, ये कितना 4:6:9। तो विद्यार्थियों की वृद्धि का अनुपात मतलब बढ़ने के बाद कितना रेशियो बन गया, वो 7:9:12। अब देखो अगर रेशियो प्रॉपर बढ़ा है मतलब सबके रेशियो का अंतर समान है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखो यहाँ पे ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है और ये भी 3 से ही बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेशियो में 3 से बड़ा है और रियल में कितना बड़ा है, 12। तो मतलब एक का मान कितना हो गया, 4। और हमको निकालना कितना था इसका सम ना, तो 6 4 10 9 19। तो 19 का मतलब 19 × 4 मतलब 19 चौक 76, 76 इज माई राइट आंसर। इसका सम होगा ये, मतलब योग और सम कितना होगा, 76। समझ गए। देखो ये ऑप्शन से मैं आपको इसीलिए सॉल्व करवाता हूं ताकि एग्जाम में आप वो करो। तो मैं आपको ऑप्शन से इसीलिए करवाता हूं क्योंकि अगर आप ऑप्शन से करना जानोगे, कि अगर आप ऑप्शन से करना जानोगे तो आप लोग एग्जाम में यही अप्रोच अपनाओगे। अगर आपके सामने मैं ही ऑप्शन से नहीं करूं तो आप लोग कहां से करोगे। जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो अगर मैं ही ऑप्शन से नहीं करता तो आप लोग कैसे करोगे। और ये ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं सिखाया जाता है बच्चों, क्योंकि वहां पे एक की क्लास में अगर 100-150 बच्चे हैं तो कैसे सिखाएंगे ऑप्शन से। 1 घंटे की क्लास, 100-150 बच्चों के डाउट, एक टीचर कितना झेल पाएगा। और आप मानोगे नहीं कि जो भी कट ऑफ बूस्ट होता है एग्जाम का, खास करके एसएससी का, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है ऑनलाइन एजुकेशन का। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में कंटेंट और अच्छा हो गया है, एजुकेटर एक दूसरे से compete करते हैं कि मैं इससे अच्छे से होऊंगा, मैं इससे अच्छे से होऊंगा, तो वहां पे बच्चों का फायदा होता है, बच्चों का नुकसान नहीं होता। हाँ अगर ऑफलाइन वाले ऑनलाइन आ जाए तो बेड़ा गर्क है फिर, क्योंकि ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन के बराबर आने में ना थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उनके पास तरीके आज भी वही जूने हैं, मेथड वही है, वो टीचर भी वही है। तो ऑनलाइन वालों को टक्कर देने के लिए उनको थोड़ा समय लगेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन में अब आप लोग के मन में रहेगा सर कितना ऑफलाइन वालों को बोलते रहते, क्या सर को ऑफलाइन वाले पसंद नहीं है क्या, क्या वो नफरत करते हैं। तो बात नफरत करने की नहीं है, आज के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री क्या बन गया, वो एक बिजनेस बन गया मेरे गाइस। क्या बन गया वो, एक बिजनेस बन गया। और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि भारत जैसे देश में शिक्षा एक व्यापार हो, शिक्षा चीप हो। मैं शिक्षा को मुफ्त कभी नहीं बोलूंगा, शिक्षा मुफ्त सिर्फ एक जगह मिल सकती है आपको, ऑनलाइन, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। आपका क्या जा रहा है, आपका इंटरनेट जा रहा है और मैं आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ, ये ऑनलाइन में फ्री एजुकेशन होगा। फिर भी उसके कुछ परसेंट चार्जेस, मतलब कि सिखाने का कुछ हिस्सा जो मेरे को मिलना चाहिए एक इनकम के रूप में, वो मेरे को बाद में यूट्यूब देगा, फ्यूचर में वो मुझको देगा। बट आपको जो मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है। आपको बच्चों तक तो एजुकेशन फ्री में पहुंच रहा है, सिर्फ आपका इंटरनेट का खर्चा जा रहा है वो, समझ गए ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन एकमात्र जरिया है एजुकेशन को फ्री करने का। अगर एजुकेशन ऑफलाइन हुई तो मैं चाहूंगा कि ये जो ऑफलाइन एजुकेशन है ना, ये क्या हो, ये चीप हो, मतलब क्वालिटी में नहीं, मनी के मामले में चीप हो, बहुत चीप हो। देखो आप लोग को नहीं मालूम होगा कि 14 इयर्स तक
गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से 1 रुपए का फीस नहीं लिया जा सकता। 1 रुपए का फीस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं ले सकता, क्योंकि 14 साल के बच्चों तक को सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है। फिर भी आज का टाइम पे कितने सरकारी स्कूल में वो लोग पैसा लेते हैं और चेक से पेमेंट बिल्कुल नहीं लेते वो लोग, क्योंकि चेक से पेमेंट लेंगे तो स्कूल फंस सकता है, इसलिए वो लोग कैश में पेमेंट लेते हैं। समझ गए? और पेरेंट्स से बोलते हैं कि जो पैसे ले लोग कम है, लेकिन वो पैसा आपसे नहीं, अगर उन्होंने एक बच्चे से भी 100 लिया और अगर वहां पे 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे? 6 जीरो लग जाएगा गाइस, मतलब 10 लाख रुपए। कितने रुपए? 10 लाख रुपए उनको मिल गए। समझ गए ना आप? तो इसीलिए मैं एजुकेशन के बिजनेस की बात कभी नहीं करता हूँ। एजुकेशन के बिजनेस की बात मैं कभी नहीं करता। अब देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कितना अच्छा करती है बच्चों के लिए। इसी एजुकेशन इसी मतलब जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें मैं भी पढ़ के निकला हूँ, आप भी उसमें पढ़ के निकले हो, या फिलहाल के लिए अभी आप ग्रेजुएशन में हो या फिर अभी आप ये नॉर्मली अपने इंजीनियरिंग में हो, तो आप अभी उसमें पढ़ रहे हो। समझ गए ना? तो जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी शायद देश में नए सुधार आए, और अगर देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाना तो 2 चीजें फ्री मतलब बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। एक तो एजुकेशन और एक होता है फ्री मेडिकल एड। क्या? फ्री मेडिकल एड। फ्री मेडिकल एड का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसका खर्चा बहुत 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 कम मिनिमम होगा, ताकि वो गरीब इंसान उसका खर्चा उठा सके। बस, क्योंकि आज के टाइम पे अगर फ्री मेडिकल एड मिलने लग गया ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि मरने की संख्या कितनी घट जाएगी, क्योंकि कितने लोग सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से मर जाते हैं। अब और पता नहीं ये देश में कब आएगा। मेरी तो मैं आपको अगर सीरियसली बोलूँ ना, मेरे लाइफ में 2 ही ड्रीम है। अब वो कोई भी पूरा करे या वो मैं पूरा करूँ या फ्यूचर में कोई और इंसान पूरा करे, वो है ये दोनों चीज। अगर ये दोनों चीज फ्यूचर में बहुत सस्ती या फ्री हो गई तो मैं मानूंगा मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे को इससे मतलब नहीं कोई भी पूरा करे, क्या पता फ्यूचर में इसको फ्री करने के लिए मेरा कुछ योगदान हो। मेरे को कल का नहीं पता होता, मैं भविष्य का कैसे बता सकता हूँ? मेरे को सिर्फ कल का इतना बात पता है, मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ बस। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। भविष्य में देखते क्या होता है। बस मेरा ये दोनों एक दो ड्रीम है कि ये दोनों चीजें इस देश में बहुत सस्ती मिलनी चाहिए, बहुत सस्ती और अच्छी वाली क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्या? क्वालिटी मिलनी चाहिए बस। अगर ये दोनों चीज आती है तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा, सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि ये दोनों मेरा ड्रीम था कि मैं देख सकूं इस देश के अंदर कि ये दोनों चीजें मुफ्त है तो देश का विकास रुकेगा ही नहीं। और देश में अगर आप लोग को बोलूं ना, अगर जिस दिन फ्री एजुकेशन इस कंट्री में लॉन्च हुआ, पूरे वन इंडिया वन नेशन में एक सिलेबस लॉन्च हुआ ना गाइस, मैं बोल रहा हूँ वहां पे रिजर्वेशन का नामो निशान नहीं बचेगा। रिजर्वेशन वाले क्या मुद्दा उठाएंगे? बोलेंगे हम लोग के ऊपर इतने सालों से इन लोगों ने इतना सारा मतलब दबाव किया, हम लोग को मारा है, पीटा है, बहुत सारी प्रताड़नाएं दी है। क्या बोल क्या पाएंगे वो लोग? आज के टाइम मतलब जब 2018 में जनरल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए बात उठी थी, 2018 की 19 में, तब मैं आई थिंक डिग्री कॉलेज में था मेरे, तो वहां पे SC ST वालों ने दंगे किए थे। देखो मैं यहाँ पे जात पात की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। मेरे को रिजर्वेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। अब तो फिलहाल एक नया सिस्टम लेके आ गए EWS का, वो जनरल कास्ट वालों के लिए राहत की बात है। बट अगर आप काबिल हो तो भर्ती अपने दम पे लोगे, आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, जो मतलब जो नॉलेजेबल बच्चा है, जिसके पास नॉलेज है, वो चाहे SC का हो, ST का हो, EWS का हो, OBC का हो या अंडर रिजर्व या जनरल कैटेगरी को, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलेगा है मैं खुद के दम पे निकालूंगा। हाँ वो इसका फायदा जरूर लेगा, लेकिन वो नॉलेजेबल बंदा समाज के काम आएगा। मैं अगर आज का टाइम पे वो किसी भी कास्ट का बंदा हो, अगर वो नॉलेजेबल है तो उसके कास्ट को उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंसान अपने समाज के लिए काम नहीं आया, जो अपने देश के लिए काम नहीं आया, मैं समाज का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि समाज में जो मान्यता चल रही है आपको उनको और बढ़ाना है। समाज आज के टाइम पे एक तरफ से बहुत अच्छा भी है और एक तरफ से बहुत बुरा भी है। वो इंसान को उठा भी सकता है और इंसान को बढ़ने नहीं देगा, ऐसा समाज भी होता है। समझ गए ना? तो अगर उस बंदे के पास नॉलेज है ना तो उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने दम पे ऊपर जाता है।
और इसका बेस्ट एग्जांपल देखना तो देख लो सीडीएस, नो कास्ट, नो कास्ट सिस्टम। और रही बात जो जनरल कैटेगरी के बच्चे बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे यार, हर साल भी तो जनरल कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो तुम क्यों नहीं होते? मेहनत करो, तुम भी होगे। क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये जब तक देश में रहेगा तब तक देश की प्रगति उस लेवल पे नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। और जिस दिन ये निकला, आने वाले 50 सालों के अंदर देश अपना आसमान छुएगा। जो आज डेवलपिंग नेशन है, वो एक दिन डेवलप्ड नेशन के अंदर होगा। ये कड़वी सच्चाई है। जो देखो, अगर कोई बच्चा SC ST कार्ड का देख रहा है या OBC का देख रहा है, तो मेरी बात से ऑफेंस मत होना। मैं यहाँ पे कंट्री के तरक्की की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरक्की रोक दो या आप लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो उससे ऑफेंस मत होना बिल्कुल भी। मैं सिर्फ एक अपना नजरिया रखा, क्योंकि कितने लोग होते हैं ऑफेंस होते हैं, और कितने लोग ऑफेंस नहीं होते, वो लोग बात को सही भी मानते हैं। तो एक अपना ब्रॉड माइंडेड का व्यू रखो। अगर सरकार आपको ये SC ST की सुविधा, AWS OBC की सुविधा दे रही, तो सुविधा का फायदा उठाओ, बिल्कुल उठाना ही चाहिए। सुविधा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि मेरी बात गलत नहीं है। बुरी लगी है तो लगने दो यार। बट यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, आपको फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो ना गाइस, तो आपको एक ही चीज सोचनी चाहिए कि मैं देश के लिए अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर आप लोग देश के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सको, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर यार, कहीं क्वेश्चन ना पीछे छूट जाए हम लोग का, और आप लोग सोचोगे वीडियो कहीं लंबा ना बना दे सर। ओके, चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल, चलो यार, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये ब्लैंक है। चलो, यहां से आता है आपका एक नया टाइप, नया टाइप आता है। तो वो टाइप क्या होता है? जब यहाँ पे टाइप लिख के ले लो, जब अंतर बराबर ना हो, जब अंतर बराबर ना हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, आप लोग ना यहाँ पे लिख के ले लो। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से लिखना। ऊपर वाले, देखो मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ ना गाइस, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, बट मेरे को हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि मैंने जो भी सब्जेक्ट्स अब तक पढ़े हैं, मैथ्स और साइंस इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा है, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुआ है, बट स्कूलिंग हिंदी में हुई है, तो मैं हिंदी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप लोग अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो देखते हैं लेक्चर्स, वो इसको सिर्फ समझे, और अगर अपने लैंग्वेज में लिखना तो लिख भी ले उसको। ओके, ऊपर वाले अंतर से, ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करके, नीचे मल्टीप्लाई करे, और नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करे। ओके, चलो देखो इसका मतलब क्या है। देखो, जब भी अंतर बराबर ना हो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर क्या थे? अंतर बराबर थे। ओके, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर क्या थे? अंतर बराबर थे। बट अगर अंतर बराबर ना हो, देखो जब अंतर बराबर ना हो तो क्या किया जाए? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे बचे, उन सबके अंदर डिफरेंस सेम थे ना, रेशियो के बीच में क्या थे? डिफरेंस सेम थे। बट अगर अंतर बराबर ना हो तो क्या किया जाए? देखो यहाँ पे पहला क्या दिया गया? 9:5। एक संख्या जिसका अनुपात 9:5 है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैं आपको ना ये बेसिक से करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये बेसिक से करके दिखाता हूँ कि बेसिक से कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले क्या बोला गया? 9x लिया मैंने, फिर 5x लिया, और इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। ओके, मैंने क्या कि मैंने 8 जोड़ दिया, मतलब तो इसका नया रेशियो कितना बन जाएगा? 5:3। और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 9×3 = 27x प्लस 8×3 = 24x, 5×5 = 25x प्लस 8×5 = 40। ओके, तो जब मेरा 25 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, और ये जो 24 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 16 बचेगा।
तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 8 मिल जाएगी। उसमें पूछा गया लार्जेस्ट नंबर मतलब 9x का मान कितना है, तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो 72 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 72 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो आप 9 का मल्टीपल देखते हो तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी पहले ही निकल जाते हैं वहां से। आप क्वेश्चन से ही ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते फिर भी दो ऑप्शन में आप फंस जाते, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ता। तो ये आपका क्या है, ये बच्चों वाला मेथड है, ये आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में ऐसा करके भी आए ना तो गारंटी कोई नहीं लेगा, ना आप ना एग्जामिनर ना ही ओएमआर शीट। तो बोलना मत मैंने सही तो किया था, ये समय खाने वाला तरीका है। अब जो मैं तरीका आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको वही तरीका फॉलो करना है। 9:5 लिखा, वो रेशियो कितना बन गया मेरा 5:3 बन गया 8 जोड़ने के बाद। अब अंतर देखो 9 से ये कितने पे जा रहा है, ये 9 से कितने पे जा रहा है, 9 से 5 हो रहा है, 4 का डिफरेंस है, 5 से 3 हो रहा है, दो का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हमारा सेम नहीं है, 4 और 2 है, तो डिफरेंस मुझको क्या करना है, डिफरेंस मुझको सेम करना है। तो क्या करें, मैंने क्या बोला ऊपर वाले अंतर से नीचे को मल्टीप्लाई करे। ऊपर अंतर कितना है 9 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है 4 का, उस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो। फिर क्या बोला नीचे वाले अंतर से मतलब 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 से, नीचे वाले अंतर से ऊपर को मल्टीप्लाई करो। समझिए नीचे वाले अंतर से ऊपर को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 4 तिया 12 और इनके बीच का अब डिफरेंस देखो 2 और यहाँ पे कितना है 2। तो 2 का मतलब कितना हो गया, 2 का मतलब हो गया 8 और तो 1 का मतलब हो गया 4। और पूछा गया उसने व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसको नहीं लेना है आपको, ये जो 9:5 है ना इसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको 4 का मल्टीप्लाई कहां पे करना है, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है यहां पर 18 वाले में। इसको हाईलाइट कर दूं, आपको यहां पर करना है मल्टीप्लाई 18 वाले में आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने 2 तो यहीं से निकाला है ना, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे सेम हुआ है। तो लार्जेस्ट नंबर कितना मिल जाएगा आपको 18, 18 इंटू 4 कितना मिल जाएगा 72, 18 चौक 72। समझ गए दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल है। अगले क्वेश्चंस मतलब देखो अभी थोड़ा सा नए टाइप हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस पे जम मार रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे 200 के करीब पहुंचेंगे हम लोग ना, तो आप लोग देखोगे क्वेश्चंस और कितने अच्छे होते जाते हैं। देखो अब मैं बोलू ना ये तो 200 क्वेश्चंस रेशियो के हो गए, बट जब आप लोग पढ़ोगे क्या नंबर सिस्टम, जिसके लिए मैं पीपीटी क्वेश्चन सब रेडी करने में लगा हुआ हूं, जैसे वो रेडी होता है वीडियो लॉन्च कर दूंगा उसका। ओके तो उसके क्वेश्चंस के वीडियो को देखो, अगर एक साथ जगह पे बैठ सकते हो ना जमा के अपने आप को, तो वो वीडियो देखना कंटिन्यू करना, क्योंकि एक लंबी सी वीडियो देखने के लिए 200 क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करना मतलब एक खुद के लिए चैलेंज होता है। मतलब एक सिखाने वाला उसके लिए भी चैलेंज है, जो बच्चा सीख रहा है उसके लिए भी चैलेंज है कि मैं 200 क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं, मेरा दिमाग उतना प्रेशर हैंडल कर पाता है कि नहीं। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 106 सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3:2 फिर 7:5। अब कलर चेंज करते हैं। अब क्या ये देखो 7 और 3 के बीच गैप कितना है 4 का, और ये 2 और 5 के बीच गैप कितना है 3 का। तो क्या करना है आपको, इसका जो अंतर है वो सेम नहीं है, तो नीचे वाले अंतर से इसके बीच में अंतर कितना है, इसके बीच में अंतर कितना है 2 का, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई मारो, और 3 और 2 के बीच में अंतर कितना है 1 का, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई मारो। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा आपका 6:4 और ये 7:5। अब अंतर देखो यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे 1 का है। जब अंतर बराबर हो तो जो जोड़ा और जो घटाया गया उसको उसके बराबर लिख दो, मतलब 1 का मतलब 8 है, तो पूछा गया दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मतलब 6। तो 6 का मान पूछा गया आपसे, तो 6 मतलब कितना 6 इंटू 8 मतलब 48, 6 इंटू 8 मतलब 48। अब यहाँ पर भी आप खेल सकते थे, यहाँ पे आपको 6 का मल्टीपल चाहिए था, तो आप लोग आंसर में सिर्फ और सिर्फ 6 का मल्टीपल देखते, तो और कोई आंसर
7 42, हाँ ये देखो फिर से उसने दो ऑप्शंस क्या किए, 6 के मल्टीपल दे दिए। तो आप लोग कितना ही बच जाओ, एग्जामिनर भले ही कौन से भी साल का हो, वो दो ऑप्शन तो मिनिमम आपको दे ही देगा मल्टीपल वाले, जिसमें आप फंस सको। बट एलिमिनेशन टेक्निक से आप 50-50 पे रिस्क लगा सकते हो अगर तुक्का मारने के प्रेमी हो तो। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 107 ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019 में। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन के साथ में ना क्वेश्चन का ईयर भी लिख लो ताकि आपको याद तो रहे कि क्वेश्चन कब पूछा गया था। दो संख्याएं दी गई है 7:5 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 40 कम किया जाता है। 40 कम करने पर अनुपात 27 और 17 हो जाता है, तो संख्या का योग क्या होगा? क्या पूछा गया है? संख्या का योग क्या होगा? अब एलिमिनेशन यहीं पे मत लगाने लगाना कि 7 5 12, तो मेरा तो आंसर 12 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपको, जो नया रेशियो मिलेगा ना, अभी क्या यहाँ पे अनुपात जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना, तो जो नया रेशियो मिलेगा उसका जो सम होगा उसका मल्टीपल देखना आप लोग। देखो तो 7:5 दिया हुआ है और यहाँ पे 27:17 दिया हुआ है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई मारूंगा? इसको मैं मल्टीप्लाई मारूंगा, इसको 10 से मारूंगा क्योंकि 27 और 17 के बीच 10 का डिफरेंस है और 7 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है। तो दूसरा वाला ग्रीन का ये वाला, हाँ मतलब ये मेरा 70 बन जाएगा और ये मेरा 50 बन जाएगा, और ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 54 और ये मेरा बन जाएगा 34। तो इनके बीच में गैप कितने का आ गया? इनके बीच में गैप कितने का आ गया बताओ? 16 का। कितना गैप आ गया इनके बीच? 16 गैप आ गया। मतलब 16 का कितना दिया? 40। देखो संख्या कम हो या ज्यादा हो वो हमेशा डिफरेंस ही होगा। ये देखो ये 40 दिया हुआ है ना, 40, संख्या कम हो या ज्यादा हो हमेशा डिफरेंस ही होगा। तो 16 मतलब कितना होगा आपका? 40। देखो संख्या कम होती है ज्यादा होती है, उससे इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका रेशियो 16 से देखो 70 से क्या हुआ? 54 कम हुआ ना, कितना कम हुआ? 16 कम हुआ। 50 से 34 क्या हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? 16 कम हुआ। तो 16 का मान कितना है मेरा? 40। और मेरे को निकालना है कि इन दोनों का सम, तो 70 और 50 कितना होता है मेरा? 120। तो 120 का सम कितना मिल जाएगा मेरे को? 40/16 इंटू 120। देखो 4 पे जाएगा, 4 दाम में 10, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0 मतलब 300। कितना मिल गया मेरे को? 120 का वैल्यू कितना मिल गया? 300 मिल गया। अब देखो, अब अगर कुछ गधे यहाँ पर होंगे तो बोल रहा हूँ यहाँ पे एक तुक्का और खेल गया एग्जामिनर। 120 का जो आंसर मिला कितना मिला? 300 मिला है। अब 120 जो है वो मेरा 300 का मल्टीपल तो नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर कोई अगर यहीं पे 120 देखे और यहीं से 240 टिक मार दे तो उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 90% तक आकर 10% में उसने क्या किया? गुड़ गोबर कर दिया उसने। तो क्या करना है आपको? सॉल्व करना है अपनी श्योरिटी के लिए। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना सॉल्व करो। अगर सिर्फ एक ऑप्शन दिया और आपको लग रहा हो कि हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन ना माइंड में सॉल्व होते हैं। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो डायरेक्ट माइंड में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बट अगर डिनोमिनेटर में कुछ है, देखो 16 40 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 16 40 को पूरी तरह से भाग नहीं दे सकता। हाँ अगर यहाँ पे 48 होता तो 16 तिया कितना होता? 48 होता। तो यहाँ पे एक का मान 3 मिलता, तो आप डायरेक्ट 120 का मल्टीपल लिख सकते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब यही रेशियो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका आंसर कैसे प्रॉपर होगा मल्टीपल में? समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ब्लैंक स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 108। ओके चलो देखो, अब ये आ गया आपके एक नए टाइप का क्वेश्चन। तो चलते हैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर वापस। यहाँ पे डालो एक न्यू टाइप। अब थोड़ी बात करते हैं पैसे वैसे की। यार बहुत हो गया, कब से क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, थोड़ा पैसे की बात करते। देखो आप लोग मान लो आप लोग एसएससी या सीडीएस में सिलेक्ट हो गए, आपका नॉर्मल पे ग्रेड होता है 45,000। ओके, तो आपका जो इनकम होगा, जो आपकी इनकम होगी, पगार होगा, आप लोग तो उसके ऊपर दो चीज करने वाले हो। एक तो आप उसको खर्चा करोगे, मतलब आपका एक्सपेंडिचर जो होगा, प्लस आप उसको सेव करोगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक राहुल नाम का लड़का है, ओके, उसको वो एक आईटी कंपनी में जॉब पे है और उसको मंथली का इनकम कितना मिलता है? 50,000 मिलता है। बड़ी अमाउंट है, 50,000 रुपए उसको मिलता है। और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, पैसा खर्च करने की एकदम ब्रांडेड मशीन,
जिसके हाथ में पैसा तो सीधे से खत्म, एटीएम पैसा निकालता है, ये पैसा लेती है। ओके, तो इसने क्या किया, इसने पार्टी वार्टी करने में अपने कितने की, इसने अपने 30,000 रुपीज लेस कर लिए। ये उसके क्या हो गए, खर्च हो गए। तो उसने कितना रुपए सेव, मतलब उसके पास अभी कितना रुपए बचा है, 20,000। तो वो क्या गया, वो बैंक में गया उसको सेव करने के, मतलब ये 20,000 उसके कहाँ पे आ गए, सेविंग्स में। ये 50,000 गया उसका इनकम है, और ये 30,000 रुपए गया उसका एक्सपेंडिचर है जो उसने खर्चा किया। आप लोग एक्सपेंडिचर में कुछ भी रखो, जैसे अगर आपने क्या किया, आपने पार्टी कर ली, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ, आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। अगर आपने सोना लिया तो सोना क्या होगा आपको, वो खर्चा नहीं, सोना आपका क्या हो गया, बचत हुआ। अगर आपने कोई लैंड वगैरह लिया तो वो भी क्या आएगा, आपके खर्चे में आएगा। समझ गए? तो यही होता है एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। आई होप अभी तो आपको डाउट नहीं रहा होगा कि एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम में क्या अंतर होगा। तो जो हमारा इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और बचत दोनों का सम होता है, योग होता है। ओके, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आय, ये मेरा बन जाएगा खर्च, और ये मेरा बन जाएगा बचत। बचत या बचत। ओके, बचत। ओके, अब अगर मैं इसमें से सेविंग निकालता हूं तो मैं एक्सपेंडिचर को यहाँ पे भेज दूंगा। सेविंग निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, मैं आपको बताऊंगा वो भी क्यों। देखो, मैंने क्या किया, मैंने इनकम को इनकम लिखा और यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंडिचर को भेज दिया। एक्सपेंडिचर को मैंने यहाँ पे भेज दिया, मतलब ये क्या मेरा सेविंग है। अब सेविंग मेरा क्या है, सेविंग मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। सेविंग मेरा क्या है, सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेविंग मेरा क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। समझ गए? जो हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे थे ना अभी वहां पर पीछे वाले क्वेश्चंस में, कि ये इसका डिफरेंस रेशियो में कितना होगा, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर हमको रेशियो में दिया होगा, और हमको क्या देखना है, उसका एक्सपेंड मतलब उसका डिफरेंस देखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि इनकम और एक्सपेंडिचर का ये रेशियो है और वो इतना बचत कर रहे हैं, तो जो उनका डिफरेंस होगा वही उनका बचत होगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन में देखते हैं। इतना आपको समझा होगा। ये फॉर्मूले को ना हाईलाइट करके एक बॉक्स में लिख के कॉर्नर में ले लो आप लोग, और एक स्टेटमेंट भी। ओके, चलो दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी, मतलब ए और बी का क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, मतलब आय। देखो, ए और बी का आय कितना दिया हुआ है, 4:3। ये कट कहे जाता है बार बार, कितना दिया हुआ है, 4:3। ए का आय अनुपात और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। देखो, उसके आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3, और उसके खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1, मतलब एक्सपेंडिचर। अगर यदि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए बचत करता है, 6,000 रुपए बचत करता है, तो ए और बी की आय कितनी होगी। मैंने क्या बोला था आपको, ये देखो, उसका आय मतलब इनकम कितना, यहाँ पे 4:3 है, और उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मतलब खर्च कितना दिया हुआ है, 2:1। और मैंने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सेविंग मिलेगा, पीछे ही देगा। तो और यहाँ पर अगर ये रेशियो को माइनस करूँ कितना मिलेगा, 2:2। मतलब जो इनका रेशियो है वो तो समान है ना। अब मैं आपको कॉमन वाला करके दिखाता हूँ जो आपको समझेगा। ये तो इक्वेशन के फॉर्म में था। देखो, यहाँ पे 4 कितने से घट गया, 2 से, और 3 कितने से घट गया, 2 से। मतलब जो उनके घटने का मतलब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। बट रियल में इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस किसका होता है, सेविंग का। और वो उनका बचत कितना है, 6,000 का। मतलब ये जो 2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है ना। क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस ही मेरा सेविंग है, और सेविंग की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 6,000। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 3,000 रुपीज। और पूछा गया ए और बी की आय ज्ञात कीजिए, ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। तो अगर एक का मान
3000 है तो ए और बी, ए कितना है मेरा 4, तो 4 इंटू 3000 इंटू बी कितना है 3, तो 3 इंटू 3000, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 12,000 और ये मेरे को 9,000 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। अब इसमें भी आप लोग एक एलिमिनेशन लगा सकते थे, बट आपको दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, ए और बी का आय का रेशियो दिया गया, और यहाँ पे क्या पूछा है, ए और बी का आय ज्ञात कीजिए। उनका अमाउंट इनकम कितनी भी हो, लेकिन रेशियो तो उनका 4:3 है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, जो पहला नंबर लिखा है वो ए है और जो दूसरा लिखा है वो बी है, तो इनमें से किन दोनों को डिवाइड करने में 4:3 आता। अब ये देखो, इन दोनों को डिवाइड करने में तो 4:3 कभी नहीं आता, इसको भी डिवाइड करने पे नहीं आता 4:3। बचा क्या है, इसको डिवाइड कर दे तो 4:3 आसानी से मिल गया होता, 4:3 आसानी से मिल गया होता। यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे 3 आता, बट आप क्या होते, ए और सी में फंस जाते, इसलिए आपको सॉल्व करना जरूरी था। तो सॉल्यूशन कौन सा टफ था, सॉल्यूशन भी तो सिंपल ही था। ओके, तो ये हम लोग नए टाइप में क्या हुए, एंटर हो गए। हाँ, ये हम लोग क्या हुए, नए टाइप में एंटर हो गए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एकदम अच्छे से समझाओगे। अगर नहीं समझा है ना, तो आज का वीडियो 2 बार रिपीट करना। 2 बार रिपीट करने के बाद कैसे नहीं समझेगा यार, बुद्धि है कि क्या है फिर। 2 बार ना 3 बार रिपीट करो यार, अगर उससे भी मतलब नीचे हो तो 3 बार रिपीट कर लेना वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया है यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में। देखो 109, एक्स और वाई की सालाना आमदनी कितनी दी गई है, 9:8 के अनुपात में, और उनके खर्चे कितने हैं, 5:4। देखो सालाना आमदनी है तो सालाना खर्चे भी है। यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन में ट्रिकी डाल देता कि सालाना मतलब सालाना आमदनी 9:8 है और उनका महीने का खर्चा 5:4 है, तो आपको लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा छोड़ के आता है, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रेशियो जो साल की है उसको महीने में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो क्योंकि वो तो रेशियो दिया हुआ है ना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईयर तो दिया नहीं, मतलब प्रॉपर अमाउंट तो दिया नहीं है कि उसका एनुअल इनकम इतना है, उसका रेशियो दिया हुआ है, तो कितना भी रह सकता है वो। तो वैसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या है, सालाना आमदनी 9:8 दिया हुआ है और उनके खर्चे कितने दिए हुए, 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो वाई का खर्चा कितना होगा, तो वाई का खर्चा कितना होगा। ओके, देखो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे अब उनके इनकम का देखो, एनुअल इनकम दिया ना, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग रख सकते हैं कि अगर उसने एनुअल इनकम नहीं बोला होता, देखो यहाँ पे जैसे कि अगर वहां पे उसने क्या बोला था, अगर उसने यहाँ पे क्या बोला था, ये भी जो मेरा 5:4 है ना, ये भी ईयरली है, एनुअल है, ये मंथली नहीं है। बट अगर उसने यहाँ पे मंथली बोला होता तो उसको कैसे टैकल किया जाता, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। जिसको मैथ्स आता है ना वो ऐसे क्वेश्चंस में ना दिमाग खपा के कंफ्यूज होता है वो। देखो यहाँ पे एनुअल इनकम क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई का दिया हुआ है। अब क्या होगा, 1 साल का दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, मल्टीप्लाई रखूं 12 से और इसको मल्टीप्लाई करूं 12 से, तो 12 से 12 क्या होगा, कैंसिल ही होगा ना। तो लास्ट में क्या मिलेगा इसको, 9:80 मिलेगा ना, 9:80 मिलने वाला है उसको लास्ट में। तो यही होता है। और आपको एग्जाम में अगर कुछ ईयरली या मंथली बोला है तो आपके खर्चे और इनकम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम ही देगा। अगर इनकम साल का बोला है तो खर्चा भी साल का बोलेगा, बचत भी साल का बोलेगा। अगर इनकम महीने का है तो खर्चा ही महीने का और बचत भी महीने का बोलेगा। ओके, देखो यहाँ पे तो एक्स और वाई क्या है, 9:8 उनकी क्या इनकम है, फिर उसके बाद में क्या होता है वो 4 और उनके खर्चे कितने में, 5:4 में। तो ये उनकी आय है और ये उनका खर्च मतलब व्यय है। ओके, तो कितना है, 5:4 है। और यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 बचा पाते, मतलब 5,000 रुपए बचा पाते हैं, तो मतलब इनका अंतर देखो, क्योंकि जो बचत है वो आय और खर्च का अंतर है, तो इनके रेशियो का अंतर कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। 4 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5,000 रुपीज। और वहां पे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिस्टर वाई।
अगर दोनों 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो वाई का खर्चा कितना होगा। खर्चा पूछा गया है तो वाई का खर्चा कितना है, वाई का खर्चा कितना है 4, और 4 का मान कितना आया है मेरा 5,000। मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, सॉल्व हो गया। और यूपी ऐसा में पूछा गया है तो सीडीएस वालों ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर बनाता है सीडीएस को यूपीएससी होता है, वो इंडिया में हर होने वाले एग्जाम के ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है, वहां से नजर निकालता नहीं है। तो सीडीएस में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आपको मैं नंबर सिस्टम सिखाऊंगा ना, तो कितने सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको लेक्चर में नहीं सिखाए हैं, जो आप लोग वहां पे नंबर सिस्टम में सीखोगे। 200 क्वेश्चन, 200 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पे, समझिए। तो वहां पे आप लोग कुछ नए क्वेश्चंस भी सीखने वाले हो, जो मैंने आपको लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं सिखाया, क्योंकि क्वेश्चंस कटिंग करते वक्त भी वो क्वेश्चन मेरे को मिले। ओके चलो, तो करते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। यदि वो प्रति माह 4,000 रुपए बचाते हैं तो बी की आय कितनी होगी। बी की आय कितनी होगी, देखो ए तथा बी कितना रेशियो है, 4:3। ये क्या उनका, ये उनका आय है, मतलब महीने की इनकम, पगार उनका। और वो खर्च कितना करते हैं, 2:3, मतलब व्यय। वे मतलब क्या, उनका खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर। इंग्लिश वाले यहाँ पे इनकम लिखेंगे। और देखो इतना तो हिंदी तुमको भी आता रहेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर आएगा। ओके चलो, तो वो क्या करते हैं, वो प्रति महीने 4,000 रुपए बचाते हैं। मतलब ये देखो, ये 2 से बढ़ रहा है और ये मेरा क्या, ये 1 से बढ़ रहा है। वेट वेट, ये तो 3:4 है ना, 4:3 थोड़ी है ये। हम्म, क्या ये 3:4 है। तो ये भी 1 से बढ़ रहा है और ये भी 1 से बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो बचत क्या होता है, बचत इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 4,000 रुपए, मतलब 4,000 रुपीज। तो बी का आय कितना है, मतलब बी की इनकम कितनी है। एक का मतलब 4, तो 4 का मतलब 16,000 रुपए, मतलब 4,000 × 4, मतलब 16,000 रुपए। हो गया, मतलब ऑप्शन सी। समझ गए, कुछ टफ क्वेश्चन था। टफ तो नहीं रहा होगा बिल्कुल भी, क्वेश्चन ही टफ नहीं है ना, तो टफ कहां से रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर, यार अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा कब गया है, एसएससी एमटीएस अगस्त 2019। देखो 2021 के बाद जैसे खत्म होता है 2021 2022 में एसएससी के सारे पेपर्स एनआरए सीईटी कंडक्ट करवाएगी, और जहां तक मुझे लगता है उसमें सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस भी आएंगे। हाँ, उसका जो मेंस का पेपर होगा वो बाद में अलग अलग कंपनी, मतलब एसएससी लेगी, रेलवे लेगी और बैंकिंग लेगी। बट जो प्री होगा एमटीएस, फिर उसके बाद में क्या होता है आपका सीएचएसएल, मतलब जिस भी एसएससी के जिस भी एग्जाम में प्री होता है वो एनआरए सीटी कंडक्ट करवाएगी। तो और अपनी प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से ही रखो। उसके लिए मेरे लेक्चर्स को डेली देखते रहो यार, और नोट्स बनाते रहो और शेयर करते रहो। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए और बी की मासिक आय कितनी दी गई है, 12,000 और 15,000 रुपए। ए का मासिक खर्च 8,000 रुपए है। यदि ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है। तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है, ये हमको क्या करना है, यही हमको बताना है। अब देखो आप लोग, अब इसके अंदर सोच में पड़ गए होगा सर क्या करे, इसमें अंदर तो रुपया दिया गया है, एक ने कितना खर्च कर रहा है वो दिया गया है, और सिर्फ अनुपात दिया गया है तो उसका खर्चे का बस। तो बहुत दिया गया है यार, अब इतना चाहिए तो क्या, अब बच्चे की जान थोड़ी लोगे, उसने बहुत दिया है आपको। जिसने क्वेश्चन बनाया उसने बहुत डेटा दिया है आपको। देखो ए और बी दिया गया है, कितना दिया गया है 12,000, और ये कितना दिया गया है आपको 8,000। इसको ना ऐसे ही रखो अभी के लिए। ये इनका क्या हो गया, इनका आय हो गया। इनका व्यय कितना दिया गया, मतलब इनका खर्च कितना दिया गया है, मतलब एक्सपेंडिचर। इंग्लिश वाले आय और व्यय ना लिखे, वो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे। मैं बता दे रहा हूँ वो क्या लिखना है उनको, इनकम और एक्सपेंडिचर। ओके
चलो, वो कितना दिया गया 2:3। अब ये देखो, ये क्या, ये उनका खर्च है ना, और ए का मासिक खर्च कितना है, हाइलाइटर वह कहाँ गया, ये देखो, ए का मासिक खर्च कितना है, 8,000 रुपए, मतलब 8,000 रुपीज क्या एक का मासिक खर्च है। और ए रेशियो में कितना खर्चा कर रहा है, 2 रुपया, मतलब 2 यूनिट, 2 रुपए नहीं 2 यूनिट। तो मतलब दो का मान कितना मिल जाएगा, दो का मान मिल जाएगा मेरे को 8,000 रुपए। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 4,000 रुपए। अगर दो का मान 8 तो एक का मान 4, और तीन का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, तीन का मान मिल जाएगा मेरे को 12,000 रुपए। ओके, तीन का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 12,000 रुपए मिल जाएगा। और यहाँ पे 8,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 15,000 आएगा। तब भी सोचो कि कैलकुलेशन में मेरे बैठ क्यों नहीं रही है। यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा। चलो, यहाँ पे कितना आएगा मेरे को, 15 आएगा। अब क्या निकालना है मेरे को, अब मेरे को इन दोनों के खर्चे मिल गए। ये देखो, ये मेरा ए और ये मेरा क्या है, बी है। ये 12,000 रुपए इसकी इनकम है, और इसकी कितनी है, 15,000 रुपए इसकी इनकम है। एक खर्चा कितना करता है, 8,000 रुपया, दो का मान कितना है, 8, और बी कितना कितना खर्चा करता है, 12। ओके, कितना खर्चा होता है, 12। तो इनके बीच का जो बचत होगा वो इनका डिफरेंस होगा ना। ये मेरा इनकम हो गया और ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। तो मतलब ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 4,000, और ये मेरे को मिल जाएगा कितना, 3,000। और मेरे को पूछा क्या गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना मिल जाएगा मेरे को, 7,000 रुपीज मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं, समझ गया, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करना, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या दिया गया है, मोहित और प्रकाश, मोहित और प्रकाश की मासिक आय कितनी है, 2:3 है। सॉल्यूशन, मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 है, और उनका मासिक खर्च कितना है, 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए महीने की बचत करता है, तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग कितना है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है यार, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया गया, मोहित और प्रकाश, प्रकाश राज। ओके, कितना, 2:3 दिया गया। ये उनका क्या है, ये उनका इनकम है। ओके, और ये उनका क्या है, मासिक खर्च है, मतलब एक्सपेंडिचर है। ओके, तो वो कितना दिया गया, 3:5 दिया गया। तो देखो, इनके बीच का डिफरेंस क्या सेम है, डिफरेंस सेम नहीं, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस सेम करना है आपको। डिफरेंस क्या करना है आपको, सेम करना है। नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले डिफरेंस से क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना रहेगा आपका 3, और यहाँ पे कितना रहेगा 5। अभी देखो, डिफरेंस क्या हो गया इसका, सेम, एक और एक का। तो एक का मान कितना है यहाँ पे एक का मान है 5,000 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है, उन दोनों की मंथली इनकम का सम निकालना है। तो जो नया रेशियो मिला ना, उसका सम निकालोगे, क्योंकि डिफरेंस बराबर इसी रेशियो में आया है, डिफरेंस इसी रेशियो में बराबर मिला है आपको। तो जिस रेशियो में डिफरेंस बराबर मिला है, आपको वही रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा। तो 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 50,000 रुपए। कितना मिल जाएगा आपको, 50,000 रुपए मिल जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या एकदम राइट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नीचे अगर होती है तो डाउट पूछो यार। 3 जगह तुम्हारे लिए, जीमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, पर्सनल में डाउट पूछो, मैं जरूर बताऊंगा उसका आंसर। नहीं तो कमेंट में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा जरूर। ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। ओके, शायद ये जो हमने लिखा ना, यहाँ पे आपको एक चीज मैंने लिखाना भूल गया, ये आपका नया टाइप है। मैंने क्वेश्चन सिखा दिया, लेकिन आपको नया टाइप लिखवाया नहीं, और क्वेश्चन आपको समझ ही गया रहेगा। तो ये जो नया टाइप है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जब आपके पास अंतर बराबर ना हो, क्या हो, अंतर बराबर ना हो। क्योंकि इसके पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, उनके अंदर क्या थे, अंतर बराबर थे। अंतर बराबर ना हो
पर बचत बराबर हो, पर क्या हो, बचत बराबर हो। तो ये उस टाइप वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल के ऊपर लिख लो अगर जगह होगी, नहीं तो नीचे डाल लो, नहीं तो वहां पे डाल दो न्यू टाइप। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। वो टाइप मैंने इसलिए लिखा था कि आपको याद हो कि एक चैप्टर में कितने नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और अरिथमेटिक को ऐसे ही पढ़ा जाता है, टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके। सीधे बुक उठा के सॉल्व करने नहीं लगने का, जमाना बदल गया, एग्जामिनर बदल गया, पेपर बनाने वाली कंपनी बदल गई है यार, तो तुमको भी बदलना पड़ेगा, अपग्रेड तो होना ही पड़ता है समय के साथ में। चलो ये क्या, मेरा यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल से अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाता यूपीएसआई, ये उसकी पहचान है। देखो हाँ एक दो क्वेश्चन भले भयंकर निकाल दे वो, कि जिसका सॉल्व करने में बच्चा पूरा 2 घंटा दे दे, जबकि इसके लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मैथ्स के लिए यूपीएसआई में। देखो ए और बी की आई कितनी दी गई है, 2:3। ए और बी आई कितनी दी गई है, 2:3 के अनुपात में है। उसका वेग कितना है, 4:7 के अनुपात में। क्या 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर होगा। प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है, 4,000 रुपए बचाता है। अब क्या यहाँ पे उनका अंतर सेम है, नहीं है ना, तो हमको अंतर सेम करना होगा। मैंने ये आपको सेम करना सिखाया है। क्या करना है आपको, नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, 2 और 3 के बीच में कितना, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। इनका डिफरेंस देखो 2 का, इनका डिफरेंस देखो 2 का, क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ये इनका क्या है, ये इनका इनकम है, ये और ये इनका क्या है, एक्सपेंडिचर है। इनकम में से एक्सपेंडिचर मतलब कुछ पैसा खर्च होता है तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, घट जाता है, और ये जो बीच का होता है क्या होता है, वो बचत का रेशियो होता है। मतलब 2 का मान कितना दिया गया है, 4,000 रुपए दिया गया है, तो उनकी आय में अंतर कितना है। अंतर क्या निकालना है, नया वाले आय का, न्यू वाले आय का अंतर निकालना है। कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मतलब आपको 1 का मान कितना मिल जाएगा, 2,000 रुपए, तो 3 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 6,000 रुपए मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ गए, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 6,000 रुपीज। और अगर कुछ नालायक गधे ऐसे भी होंगे कि सर अगर बेसिक से करना हो तो कैसे बताओ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो बोलते हैं सर बेसिक से बताओ, बेसिक से। अरे कितना बेसिक करोगे, एग्जाम में बेसिक बेसिक काम नहीं आएगा तुमको, सॉल्व करने आता है ठीक है, लेकिन एग्जाम में बेसिक से करना नहीं है। अगर किए तो समझ जो समय तुम्हारा गया वहां पे। एक का आंसर आएगा और तुम 3 क्वेश्चन का आंसर छोड़ के आओगे उसके पीछे, बेसिक करने के पीछे। जो मैं बता रहा हूं वही ट्रिक आजमाना, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। 80% क्वेश्चन जो देखो, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो 80% क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे सॉल्व करना और 20% क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करना, बस उसी बच्चे का पेपर निकलेगा। और जिसको बेसिक चाहिए उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो उसको क्या करना है, 2x लिखना है, यहाँ पे 3x लिखना है। क्या है उसका अनुपात, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, 4,000 रुपए बचाता है। क्या कर रहा है वो, 4,000 रुपए बचा रहा है ना, तो क्या करो यहाँ पे उसको माइनस कर लो, 4,000 रुपए को क्या करो माइनस कर लो। तो और उसका नया नया रेशियो कितना बन गया, 4/7 बन गया। अब आप लोग बोलोगे सर आपने सेविंग को माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप लोग अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है तो आप लोग सेविंग को भी यहाँ पे भेज सकते हो। तो इनकम माइनस सेविंग कितना होगा हमारा, एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। और ये क्वेश्चन भी आएंगे कि उसके इनकम का रेशियो ये है, सेविंग का रेशियो ये है, तो और ये उतना खर्चा कर रहा है तो एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन सभी आगे हैं। ये तो केवल एक दो टाइप हुआ है हम लोग का, एक तीसरा टाइप बचा हुआ है। समझना तो सबर रखो, और ऐसे करना ही नहीं है तुम लोग को। जो नालायक होगा जिसको अपनी नोटबुक भरनी है वो ऐसे लिखो, समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 114। देखो हम लोग कहाँ शुरू किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, और कहाँ क्वेश्चन नंबर 114 पे आ गए। जिन्होंने नोट्स बनाया ना उनको बहुत 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 शाबाशी, क्योंकि मैं लास्ट में उनके नोट्स के पीडीएफ मंगवा के लूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्योंकि मेरे को वो नोट्स टाइपिंग के लिए देने बाद में, ताकि जैसे मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का पूरा प्रॉपर थियरी, क्वेश्चन और सॉल्यूशन का पीडीएफ दिया, वैसे मैं आपको रेशियो का भी दूंगा, समझ गए। सो डोंट वरी,
और हाँ, नंबर सिस्टम वालों के लिए बोल दूं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको क्वेश्चन टाइपिंग में नहीं था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। हिंदी मीडियम को भी जल्दी से एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा वो लोगों को, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों के सेम ही थे। तो केवल एक क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, ओके। और बाकी तो मैंने सारी पीडीएफ प्रोवाइड तो किए यार लिंक के अंदर, और वो सबने डाउनलोड भी की होगी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें पैसे वैसे की बात नहीं है, लेकिन क्या जोड़ घटाने की बात की है ना, तो दिक्कत क्या है हम लोगों को, हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग को ये सॉल्व करना आता है। देखो कि दो संख्या मैंने क्या मान ली, ए और बी, कितना रेशियो दिया गया, 3:5 दिया गया है, ओके। कितना दिया गया, 3:5 दिया गया है। अगर 3:5 दिया गया है तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 13 घटाया तो कितना रेशियो बन गया, 10:21 बन गया, 10:21 बन गया। देखो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट को अच्छे से समझो आप लोग। अब क्या इसके बीच का डिफरेंस सेम है जी, नहीं यार डिफरेंस सेम ही नहीं है। 3 से 10, 5 से 21, जमीन आसमान का फर्क है इनके बीच, तो क्या करो पहले डिफरेंस सेम करो। इसके बीच में कितना, 10 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का, तो 11 ऊपर मल्टीप्लाई करो। और 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो 2 को नीचे मल्टीप्लाई मारो यार, तो ऊपर बन जाएगा मेरा 33, और यहाँ बन जाएगा मेरा 55, और यहाँ मेरा बन जाएगा 20, और यहाँ मेरा बन जाएगा 42। समझ गए। तो अब डिफरेंस देखो इनके बीच का, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ये मेरा हो गया 33 और ये मेरा हो गया 20, कितना 13 का डिफरेंस है। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 55 में से 13 गया 42, 33 में से 13 गया 20। तो यहाँ पे 13 का मान कितना दिया गया है, 13 घटाया जाए, डिफरेंस भी 13 ही दिया गया, क्या व्हाट अ लक यार, 13 दिया गया तो एक का मान मतलब एक। और क्या बोला गया, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, यदि एक का मान एक है तो 33 का मान 33 होगा, और 55 का मान क्या होगा, 55 होगा। यही आपकी नई वाली मूल संख्या है, मतलब ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स को आपने क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया ना, तो ये न्यू ओरिजिनल नंबर्स है, कन्वर्टेड ओरिजिनल नंबर्स। ओके, तो 33 और 55, तो क्या बोला गया इन लोगों ने, आपको नए नंबर में 15 जोड़ देना है। इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स, 15 को आपको नए रेशियो में जोड़ देना। तो जब आप 15 को नए रेशियो में जोड़ोगे, क्या बन जाएगा ये, 5 3 8, 3 1 48, 3 1 4, और ये 5 5 10, कैरी 1 1, 5 1 6 1 7, 48, और 48:70, इसको 2 से भाग मार दो, कितना मिल जाएगा आपको, 2 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 24:35 आपका आंसर होगा। 24:35 आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन था, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, बस एक पार्ट एक्स्ट्रा दिया हुआ था, मूल संख्याओं में ओरिजिनल नंबर्स में क्या करना है आपको, 15 जोड़ देना है बस, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 तक। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, ये दो संख्याओं के बीच 5 और 2 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्याओं में जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 9:4 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में से मूल, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये मेंस का 2015 का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया, उसमें 15 ऐड किया था, इसमें क्या किया, 5 को माइनस किया। क्वेश्चन को आपको ऐसा करना है, ये आपके लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन यार, होमवर्क क्वेश्चन। और जो भी सॉल्व करे यार, उसको मैं बोल रहा हूँ वो कमेंट में आंसर बताए यार, और जो कमेंट में आंसर बता रहा है मतलब उसने ये वीडियो पूरी देखी है, ये मुझे पता चल जाता है, और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि आपने वीडियो पूरी देखी है। देखो अगर आप लोग वीडियो देखते हो, सॉल्व करते हो, आंसर मिलता है तो आपको खुशी होती है ना, तो कमेंट करोगे तो मुझे खुशी होगी, ओके। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूँ, सॉल्यूशन पीडीएफ दे रहा हूँ यार। कमेंट, लाइक और शेयर तो मैं डिजर्व करता हूँ ना, तो आप लोगों मुझे दो, मैं उसको मांग के लेता हूँ। मेरे को लाइक, वीडियो पे एक लाइक, और अपने सोशल मीडिया साइट्स पे इसको क्या करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, एफबी के ऊपर, और एक कमेंट करो। कमेंट कुछ नहीं, लेक्चर कैसा लगा उसका नहीं, कर सकते हो वैसे भी, ओके। और इसका आंसर मेरे को
कमेंट करो कि ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो क्या होगा। थोड़ा सा अलग टाइप है बट आपके लिए चैलेंजिंग है, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। अलग टाइप के पिछले जैसा ही तो है, केवल उसके अंदर आपको क्या क्या करना था, 15 जोड़ना था, और इसमें क्या करना है आपको 15, इसमें से आपको 5 माइनस करना है बस। ओके। और हाँ, एक बात आपके लिए और, आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो जो क्या था, ये सीडीएस के लिए कितने क्वेश्चंस है सीडीएस वालों को। ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उनको कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनके लिए। अरे यार रुको, किधर गया? हम्म, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये देखो प्रीवियस ईयर पिक, ये फोल्डर, ये देखो ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस का मैंने पूरा एक भंडारा लगा के रखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ जो सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो जिसको भी चाहिए, मतलब ये लेक्चर्स के अंदर, मतलब जो सीडीएस का नेक्स्ट लेक्चर होगा मे बी 5 या 6 को, जो भी लंबा लेक्चर, जितना भी लंबा लेक्चर होगा, अगर आप बैठ सकते हो तो वो लेक्चर देखना, कंफर्म देखना। अगर शुरुआत में मन बना के बैठे कि 1 घंटे का अभी देखते हैं फिर बाद में देखते हैं, तो मत देखना, उसको छोड़ देना उधर ही। ये केवल डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के लिए है जो कैंडिडेट डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये बात आपको लास्ट में बताई है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई, क्योंकि जो लास्ट तक ये वीडियो देखेगा, मतलब वो जो 115 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है ना, वो 200 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकता है, वो कर सकता है उसको। क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है 4 मंथ्स का टाइम। और मेरे को एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई आशा नहीं लग रही है। अगर पोस्टपोन हुआ भी तो मोर देन 1 वीक बस। वो 14 नवंबर जो संडे, वो अगले संडे को पोस्टपोन कर देगा बस, उससे ज्यादा वो नहीं। वो रख देगा आपका क्या, 21 नवंबर को रख देगा बस। इससे ज्यादा वो दूर नहीं जाएगा आपका पेपर लेके। आपके पास केवल और केवल 4 मंथ है बाकी। जो नवंबर का महीना आपको केवल रिवीजन देना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जितना जीके जीके को रिवीजन, इंग्लिश को प्रैक्टिस और मैथ्स को रिवीजन, बस रिवीजन। मॉक टेस्ट जितना दे सको उतना दो यार। ओके, तो आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं जितना हमने किया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना आप लोग। और अगर कुछ पर्सनल डाउट है तो मैं आपको बताया, आपके पास क्या मेल आईडी है मेरा, आपके पास मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं भी मैसेज भेजो यार, मैं आंसर दूंगा आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।